Assalamualaikum everyone. So today I'm solving the paper of IBA Intermediate Category 24 जून. तो पहला क्वेश्चन अगेन जो है वो लॉग से ही है. अब यहाँ पर वही चीज़ है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. अब ये पता है कि ये हमारी जो है वो बेस होती है कि अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो लॉग में दिस इज़ आर बेस, ठीक है. और यहाँ जो है हमारी क्या होती है, वैल्यू होती है. और यहाँ जो है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है या फिर क्या होती है, पावर भी, जिसको हम कह सकते हैं कि ई या पी, आप जो भी पढ़ लें, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में जो हमारी पहली है चीज़ क्या है, 27 है. इसको ऐसे ही लिख लेते हैं. यहाँ इसके ऊपर क्या कौन सी पावर है, मतलब कि एक्स जो है वो यहाँ पे अननोन है तो इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है. और इक्वल्स के उस साइड जो है वो हम 9 लिख देंगे. अब यहाँ पे इसको जो है वो हम फर्दर क्या करेंगे कि इन दोनों की बेसिस को जो है वो हम सेम करेंगे, कि चेक करेंगे कि इन दोनों की जो है वो बेसिस कैसे सेम हो सकती है. अगर 27 को देखें और 9 को देखें तो ये दोनों जो हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं. मतलब कि अगर हम 3 लिखेंगे दोनों के लिए और 3 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल हो सकती है, दैट विल बी इक्वल्स टू 27. मतलब कि हम लिख सकते हैं कि 3 पावर 3 जो है वो किसके बराबर है, 27 के. एक्स जो है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है. और 9 का क्या लिखेंगे कि 3 की पावर, अब ये जो है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ से जो है वो हमारी बेसिस जो है वो सेम है तो कैंसिल हो गई. और फर्दर हमारे पास बचा 3x इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से जो है वो हमें x चाहिए तो क्या करेंगे कि 3 को उस तरफ मूव करवा देंगे. तो यहाँ पर 2/3, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3. तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कोसाइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री. तो इसके लिए जो है वो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है कांस्टेंट वैल्यूज़ का वो याद होना ज़रूरी है, तो ही हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो कोसाइन 60 डिग्री जो है वो हमारा होता है दैट इज़ 1/2, ठीक है. और फिर हमारा साइन 30 डिग्री जो है वो कितना होता है, वो भी होता है 1/2. अब इन दोनों के स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो यहाँ से जो है हमें मिल जाएगा 1/4 और यहाँ से भी हमें मिल जाएगा 1/4. तो अब डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के सेम है तो हम 1 टाइम लिख सकते हैं 1 + 1, ठीक है. ये हो जाएगा 2/4, मतलब कि 1/2, मतलब कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 330 पिजन्स आर डैश फ्रैक्शन ऑफ पिजन्स 990. अब ये सिंपल जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कह रहे हैं तो क्या करेंगे कि 330/990 हम लिख लेंगे. और यहाँ जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है विद टेबल ऑफ 3, ठीक है. दैट विल बी, एंड फर्दर जो है अगेन 11 के टेबल के साथ हो सकती है 11 1 11 एंड 11/3, ठीक है. So means that के 1/3 is the remaining and option B is correct. अगेन जो है वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर का क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है. तो जो है यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें से कौन सी है. तो इम्प्रॉपर की जो है वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ग्रेटर अपॉन स्मॉलर, ठीक है. हमने इसको चेक करना है कि यहाँ पे ग्रेटर अपॉन स्मॉलर कौन सी है. तो पहले चेक करते हैं, ये जो है वो स्मॉलर अपॉन ग्रेटर है, ये भी स्मॉलर अपॉन ग्रेटर है, ये ग्रेटर अपॉन स्मॉलर है. दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ z इन 2z/5 + 21/3 इक्वल्स टू 9 इज़. तो यहाँ पर जो है वो हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी फ्रैक्शंस लिख लेते हैं. और फर्दर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को जो है वो इक्वल के उस साइड मूव करवा देते हैं. 2z/5 वैसे ही लिख लेते हैं और 9, ठीक है, इक्वल्स टू 9 माइनस यहाँ से जब मूव करेगा दैट विल बी 21/3. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये जो है यहाँ पर ऐसे ही रख लेते हैं फ़िलहाल. तो यहाँ से जब ये सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 27 - 21/3, ठीक है. ये चीज़ वैसे ही है. और यहाँ पे 27 - 21 जो है हमारे पास होगा 6/3. अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 1 एंड 3 2, ठीक है. अब यहाँ पर जो है वो हम रिमेनिंग जो लिख लेते हैं 2z/5 इक्वल्स टू 2. अब यहाँ पे जो है हमें सिंपल z चाहिए तो 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा है और 2 एक्स्ट्रा है. तो पहले हम 5 को मूव करवा लेते हैं कि अगर हम 5 को मूव करवा लेते हैं यहाँ पे बचेगा 2z. 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 10, ठीक है. और फर्दर जो है वो हमें जस्ट z चाहिए तो z वैसे लिख लेते हैं. और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो 10 / 2 जो है वो किसके बराबर है, 5 के. मतलब कि z की वैल्यू कितनी आई, 5. एंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 1300 अपॉन 2600 इज़ इक्वलेंट टू। तो डेसिमल में आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे कि पहले हम अपनी वैल्यू को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ज़ीरो तो हमने कैंसिल कर दिए। अब सिंपल जो है वो हम डिवीज़न कर लेंगे 13 की 26 के साथ, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं है तो डेसिमल हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये क्योंकि हमें पता नहीं है 26 का टेबल नहीं आता है, तो इसकी बेस्ट पोजीशन हमारी क्या होती है कि हम टेबल्स के साथ, डिफरेंट टेबल्स के साथ ट्राई करेंगे कि ये कितने टाइम्स जो है वो 130 पे जाता है। फॉर सपोज़ कि अगर मैं 26 को जो है वो 4 टाइम्स लगाती हूँ, तो ये चेक करते हैं ये कितने टाइम्स जाएगा। दैट विल गो, ठीक है। और फिर अगर ये इसके नियरेस्ट नहीं है, तो अगर हम इसको 5 के साथ करते हैं तो ये कितने टाइम जाएगा, 5 6, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट इसके आया है। दैट मीन्स कि इसका टेबल 5 टाइम्स जो है वो 130 पे लगेगा, ठीक है। और हमारा ऑप्शन इससे आंसर क्या आया, 0.5। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 60 एंड माइनस 15% ऑफ 80 इज़। पहले जो है वो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब 25% जो है वो किसका है, 60 का है, और हमने इसका नंबर फाइंड करने के एक्चुअल नंबर जो है वो यहाँ पे है क्या, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10, 5 5 25, 5 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विल 5 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी 30 अपॉन 2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 15। ये हमारी फर्स्ट हो गई सॉल्व। अब सेकंड कर लेते हैं 15% ऑफ 80, तो ये भी लिख लेते हैं 15, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 24 अपॉन 2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 12। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। दैट मीन्स 15 माइनस 12 जो है वो कितना होगा, वो होगा 3। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डेसिमल नंबर 33 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू बाइनरी एज। अगेन ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 33 को एक्सप्रेस करना है बाइनरी नंबर में, तो कैसे होगा, हम कर लेते हैं इसको भी। और इसको फाइंड करने का तरीका अगेन क्या है कि हमने अपने क्वेश्चन को क्या करना होता है, 0 करना होता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ये जो है वो कैसे होगा, और इसको हमने 2 के साथ जो है वो डिवाइड करते रहना होता है। तो 33 लिख लेते हैं और इसको जो है वो हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो दैट विल गो 1 टाइम हियर एंड 6 टाइम्स 12, ठीक है। और 1 यहाँ से हमारा अगेन बच गया, ठीक है। अब अगर दोबारा इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 टाइम्स, और यहाँ से हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। अगेन ये जाएगा 4 टाइम्स और रिमाइंडर अगेन 0। अगेन 2 के साथ करेंगे, ये जाएगा 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0। अगेन 2 के साथ, तो रिमाइंडर पे दोबारा 0, और अब जो है ये जाएगा 0 टाइम्स और हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम अपने रिमाइंडर्स को जो है वो डाउनवर्ड स्टार्ट करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। तो लिख लेते हैं अपना, हमारा जो है यहाँ पे बाइनरी नंबर क्या बन रहा है। तो पहला जो डिजिट है, पहला रिमाइंडर है 1 0 0 0 0 1, मतलब कि 1 एंड 4 टाइम्स 0 एंड 1। तो अगर अपने ऑप्शंस में देखें तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Okay, the next question is the value of 27 upon 169 multiplied by 169 upon 123 multiplied by 123 upon 108। तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। पहले 169 विल बी कैंसल्ड, 123 एंड 123 विल बी कैंसल्ड। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, दैट इज़ 27 अपॉन 108। अब हमें नहीं पता कि 27 का टेबल जो है वो 108 पे कितने टाइम्स लगेगा, तो हम यहाँ पे लेट्स ट्राई, हम इसको 4 टाइम्स चेक कर लेते हैं कि 27 का टेबल जो है वो 4 टाइम्स कितना हो रहा है। तो दैट विल गो, ठीक है, एग्जैक्टली जो है वो 4 टाइम्स ही इस पर टेबल लगा। दैट मीन्स 27 का 108 पे जो है वो 4 टाइम्स टेबल लगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ से रिमेनिंग क्या बचा, 1/4, एंड ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Okay, the next question is if a equals to 1 2 3 6 and b equals to 2 3 4 5 7 then b माइनस a। अब यहाँ पे b को माइनस करना है हमने a में से, तो यहाँ पर जो है वो हम b के वो एलिमेंट्स जो कि a में है उसको हम कट करते जाएंगे और b की जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी वो हम लिखते जाएंगे। तो b का पहले स्टार्ट करते हैं, b में 2 है, a में भी 2 है, मीन्स के दिस विल बी कैंसल्ड। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दिस मीन ये भी कैंसल्ड। अब इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, मतलब कि पहला हमारा एलिमेंट जो है वो यहाँ से क्या आ गया,
4, ठीक है। और उसके बाद इसमें 5 है, इसमें भी 5 इसमें 5 नहीं है, तो मतलब कि 5 आ गया। इसके बाद इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, मतलब कि नेक्स्ट जो है वो क्या आ गया 7, 4 5 7, मतलब कि इसका रिमेनिंग है। और अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Okay, the next question is Roshan bought the bike for ₹60,000. He wants to sell it by making 15% profit. उसने बाइक परचेज़ की है कितने में, 60,000 में, और उस पर वो प्रॉफिट बनाना चाह रहा है 15%। और हमने फाइंड क्या करनी है, हमने उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि बाइक की आफ्टर प्रॉफिट जो है वो उसको सेलिंग प्राइस कितनी मिलेगी। अगेन ये लॉस और जो है वो कॉस्ट प्राइस में से जो है वो ये क्वेश्चन है, तो ये भी रिपीटेड है। तो यहाँ पे जो है अपनी कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं पहले कि हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है, जो कि 60,000 है, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है जो कि कितनी है 15%, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करनी है, हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि पहले हम ये चेक करेंगे कि 60,000 के हिसाब से 15% जो है वो पैसे कितने बन रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम सिंपल जो हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज का वो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और 15 को जब हम 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा ₹9,000, ठीक है। मतलब कि ये अमाउंट जो है वो उसको मिलेगा अगर वो 15% के हिसाब से प्रॉफिट करेगा। लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, अब जो है वो उसने 60,000 जो है वो लगाए और 9,000 का उसको प्रॉफिट होगा। अब उसको फाइनल अमाउंट जो है वो कितना मिलेगा, तो क्या करेंगे कि हम अपनी कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे हमारा जो प्रॉफिट आया है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी थी 60,000, ठीक है, और इसमें हमारा जो प्रॉफिट आया वो आया 9,000। तो इन दोनों को सिंपली जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 69,000 रुपीज़। मतलब कि ये जो है इसकी क्या होगी, ये इसकी फ़ाइनल सेलिंग प्राइस होगी जो कि रोशन को मिलेगी। और ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Okay, the next question is a triangle that has base equals to 12 centimeter and altitude 6 centimeter. Then area of triangle is, अब triangle का है, थोड़ा different question आया है। ये triangle की बात हो रही है, मतलब कि triangle की हमें base given है जो कि कितनी है 12 सेंटीमीटर, और altitude कह रहे हैं, मतलब कि altitude is known as also इस height को भी हम कहते हैं। तो वो कितनी हमें दी हुई है, वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला जो है वो ट्राइंगल का क्या होता है, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल। तो हम अपनी वैल्यू जो है वो फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो 1/2 जो है वो सेम एज इट इज़, हमारी बेस जो है वो यहाँ पे कितनी है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय, और हाइट कितनी है, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, एंड 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर जो है वो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लड़कियाँ हैं और उनकी एवरेज एज हमें दी हुई है 20 ईयर्स, एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शन 4:5:7। द एज ऑफ द ओल्डेस्ट गर्ल इज़, अच्छा यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। कैसे मिस्टेक है कि यहाँ पे हमें ऊपर डेटा दे रहे हैं 4 गर्ल्स का, क्या है, हमें 4 गर्ल्स का रहे हैं, और एवरेज एज भी ऑब्वियसली कि वो 4 गर्ल्स की ही होगी। लेकिन प्रोपोर्शन में जो है वो उन्होंने हमें 3 वैल्यूज़ दी हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम इसको जो है वो सॉल्व करें और इसका आंसर जो है वो टोटली रॉन्ग होगा। लेकिन मैं आपको जो है वो इसका मेथड बता देती हूँ कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कैसे होंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एवरेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन एन। अब यहाँ पे एवरेज जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया 20। अब टोटल यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमें इस तरह की वैल्यूज़ दी हुई होती है ना, वो हम उनको सम फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे 4 + 3 + 2 + एंड वॉट एवर जो भी हमें गिवन हो, ठीक है। और एन यहाँ पे कितना होगा, एन यहाँ पे होगा नंबर ऑफ़ पीपल या नंबर ऑफ़ क्वांटिटी के क्वेश्चन में क्या चीज़, किस चीज़ की क्वांटिटी की बात हो रही है। तो एन जो है वो सिंपली यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 है, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा एन जो है वो क्या होता, 4 होता। लेकिन यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन जो है वो चौथी गर्ल की नहीं दी हुई, तो दैट मीन्स कि
दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड, तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन. Okay, the next question is, if 16 men take 20 days to complete a work, the number of men will complete the work in 40 days. अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन जो है ये दो तरीके से सॉल्व होगा. कैसे? पहले जो है वो हम क्वेश्चन पर ही फोकस करके इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं. अब देखें यहाँ पे अगर 16 लोग हैं तो वो 20 दिनों में काम कर रहे हैं. फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डेज डबल कर दिए और कहा कि जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल अब कितने होंगे. अब ऑब्वियस है कि दिन ज़्यादा हो गए हैं, मतलब कि 20 का डबल कर दिया है जो कि कितना है 40 है. तो इट मीन्स कि इसका जो है वो मैन जो है वो कितने हो जाएंगे, वो हाफ़ हो जाएंगे. और 16 का हाफ़ जो है वो कितना होता है, वो होता है 8. मतलब कि 8 पीपल जो है वो 40 डेज़ में काम कंप्लीट कर लेंगे. ये है इसका फर्स्ट वे कि हमने क्वेश्चन को देखकर ही इसमें से आंसर निकाली. लेकिन इसका जो सेकंड वे है वो क्या है कि हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 16 मैन और 20 डेज़ के हिसाब से जो हमारा यूनिट ऑफ वर्क है वो कितना हो रहा है. तो 16 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 के साथ, ठीक है. और यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा दैट विल बी 320. और इसको कह देते हैं कि ये है मैन एंड डे, ठीक है. अब इस 320 को हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारे पास 40 डेज़ हैं, ठीक है. इसको हम डिवाइड कर देते हैं 40 के साथ. अब यहाँ पर जो है आफ्टर डिवीज़न हमारे पास क्या बचेगा, जब 40 के साथ जब डिवाइड होगा यहाँ बचेगा 8 और डे एंड डे विल बी कैंसिल्ड. और इसके साथ जो हमारा यूनिट आएगा वो आएगा मैन का, मतलब कि 8 लोग जो है वो 40 दिनों में काम कंप्लीट करेंगे. सो दोनों से जो है वो ऑप्शन जो है आंसर जो है वो सेम आया. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेशियो ऑफ 2 minutes to 600 सेकेंड्स इज़. अब यहाँ पर जो है वो रेशो हमसे पूछ रहे हैं 2 minutes का इंटू 600 सेकेंड्स का. अब यहाँ हमें पता है कि मिनट इंटू सेकंड की बात हो रही है, तो हम इन सेकेंड्स को भी जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 60. हमें पता है कि 1 मिनट में जो है वो 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 6 10 टाइम्स. अब ये आया 2:10. अब ये फर्दर जो है सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है. दैट विल बी 1 एंड दैट विल बी 5, मतलब कि वी आर लेफ्ट विद 1:5. सो ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 10 years ago P was half of Q in age, ठीक है. इफ़ द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज़ 3:4 देन द टोटल एजेस देन देयर टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज़. अब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन को हम पहले थोड़ा सा समझेंगे कि 10 years ago की बात हो रही है कि 10 years ago जो है वो P की एज जो है वो क्या थी, हाफ के Q के हाफ थी, ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर Q 2 years है और P जो है वो उसका हाफ, मतलब कि 2 का हाफ कितना होगा 1, मतलब कि P की एज उस टाइम पे कितनी थी 1 थी. दिस इज़ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है. अगर Q की एज उस टाइम पे फॉर सपोज अगर 10 है तो P की एज कितनी होगी, वो होगी मतलब 5, उसका हाफ होगी. तो हम P को कह देते हैं कि ये है X, ठीक है. और Q को हम कह देते हैं 2X. इसका क्या मतलब हुआ, P अगर 1 साल का है तो Q जो है वो कितने साल का है, वो 2 साल का है. और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि 3 and 5, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि P जो है वो क्या है 3, और इसको कह देते हैं कि फॉर सपोज़ ये Y है, मतलब कि 3 years का है P इस टाइम पे. और इसी तरह से Q का भी कह देते हैं कि Q कितने ईयर्स का है, वो है 4 years का. अब फर्दर जो है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें और मज़ीद ये कहा गया है कि 10 years ago P was half, मतलब कि 10 साल पहले की बात हो रही है. तो 10 साल पहले जो है वो उनका रेशो जो है वो ये गिवन था. अब 10 साल पहले की बात हो रही है तो 10 साल पहले जो है वो क्या होगा कि फॉर सपोज़ अगर P की एज 10 साल पहले, हम यहाँ पे P का लिख देते हैं कि P की एज जो है वो 10 साल पहले अगर X थी, ठीक है, उसमें अगर 10 साल मिलाए हमने तो उसकी जो कि प्रेजेंट एज हमें गिवन है वो होगी, ठीक है. ये मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि X जो है वो उसकी 10 साल पहले की एज है, और जब उसमें 10 साल मतलब कि हमने टोटल मिलाए उस साल की उस टाइम की एज, ठीक है, और उसमें 10 साल हमने जब दोबारा मिलाए तो वो उसकी प्रेजेंट एज होगी, ठीक है. इसी तरह से जब हम Q का करेंगे तो Q के लिए क्या करेंगे, अगेन Q के साथ क्योंकि 2X है क्योंकि वो उससे डबल है एज में, और जो नेक्स्ट क्या होगा कि 2X + 10, मतलब कि उसमें जब 10 years ऐड हुए तो वो उसकी क्या बनेगी, वो उसकी प्रेजेंट एज बनेगी जो कि कितनी है 4 years, ठीक है.
अब हमारे पास जो है ये दो एक्सप्रेशंस आ गए हैं। अब फर्दर जो है वो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपनी इक्वेशंस बना लेते हैं कि x + 10 = 3y, इसको कह देते हैं कि ये है 1, और यहाँ पे 2x + 10 = 4y, इसको कह देते हैं कि ये है 2। तो इक्वेशन 1 में से जो है वो हम x की वैल्यू चलो निकालते हैं, तो वो कैसे होगी कि यहाँ बचेगा x और 10 जो है वो उस तरफ मूव कर जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा 3y - 10। ठीक है, अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको जो है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू आई है ना, ये इसको जो है वो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में जो है वो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है और x की जगह हम लिख देंगे 3y - 10, और वहाँ पर +10 ऑलरेडी है, = 4y। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो यहाँ से जो है वो मिल जाएगा 6y - 20 + 10 = 4y। अब मज़ीद जो है वो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से 6y विल बी सेम, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा -10 और ये हो जाएगा 4y। ठीक है, अब इन दोनों की भी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो यहाँ से हमें बच जाएगा 2y और 10 को उस तरफ मूव करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा +10। हमें y चाहिए, तो y की हम जो है वो 2 को उस तरफ मूव करवाएंगे, तो ये 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 5, मतलब कि y की वैल्यू आ गई 5। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो हमने ऊपर सपोजिशन की थी, इसमें जो है वो y की वैल्यूज पुट करेंगे, इससे हमें p की भी एज मिल जाएगी, इससे हमें q की एज भी मिल जाएगी। तो पहले जो है वो हम p की फाइंड करते हैं। p की क्या थी, 3y थी, तो 3 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा हमें 15 ईयर्स, मतलब कि ये जो है वो p की एज है। ठीक है, और q की जब करेंगे तो q की क्या है, 4y। ठीक है, 4 × 5 जो है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 20 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की एजेस आ गई और हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहे थे, देन द टोटल, हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल फाइंड करनी है। तो 15 प्लस जो है वो 20 हमारा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 35 ईयर्स। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Okay, the next question is the cost of 5 shirts is ₹4800 and then the cost of 2 shirts will be। अब यहाँ पर जो है वो कॉस्ट हमें दी हुई है 4800 कितनी शर्ट्स की, 5 शर्ट्स की, और हमसे पूछ रहे हैं कि 2 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो सिंपली 5 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आफ्टर डिवीजन जो है वो दैट विल बी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 960 जो है वो एक शर्ट की कॉस्ट है। अब हमने जो है वो क्या फाइंड करना है, हमने 2 शर्ट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो सिंपली 960 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1920 रुपीज़, मतलब कि 2 शर्ट्स की जो है वो कॉस्ट कितनी होगी, वो होगी 1920। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। The next question is the greatest common divisor of two number is 11 while their least common multiple is 66. If one of the number is 33 then the other number is, again repeated question है। तो यहाँ पर इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि अगर GCD और LCM गिवन हो तो हम इस तरह से क्या करेंगे कि GCD को हम मल्टीप्लाई कर देंगे LCM के साथ। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे उन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। मतलब कि हमारा एक नंबर तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, इसको कह देते हैं कि ये है हमारा x और अदर नंबर जो है वो क्या है, वो है y। तो लिख देते हैं कि दिस इज़ 33, मतलब कि x और अदर जो नंबर है अननोन उसको लिख देते हैं सिंपली y। ठीक है, अब GCD हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वो है 11 मल्टीप्लाई बाय LCM दिया हुआ है 66। ठीक है, और यहाँ से 33y। अब यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ हो जाएगा 726 = 33। हमें y चाहिए तो 33 भी इस तरह मूव हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो y हमें मिल जाएगा यहाँ से 22। इसका क्या मतलब हुआ, y की वैल्यू कितनी है, 22 है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Okay, the next question is the perimeter of rectangle is 28 centimeter. If the length of the rectangle is 7 centimeter, then its breadth will be। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है एक रेक्टेंगल का कितना, 28 सेंटीमीटर, और हमें उसकी लेंथ गिवन है जो कि कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड जो है वो उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है पेरीमीटर का और उसको अरेंज करेंगे, तो हमारा अरेंजमेंट के बाद ये फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे पेरीमीटर हमारा कितना गिवन है वो लिख देते हैं 28/2 माइनस एल कितना है 7 और ब्रेथ जो है वो ऑलरेडी फॉर्मूले में गिवन है। तो ये सिंप्लीफिकेशन होगी यहाँ पे 2 1 and 4 मीन्स 14 - 7 = 2 और यहाँ से हमें ब्रेथ जो है वो मिली 7 सेंटीमीटर। एंड फॉर माई सरप्राइज के लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगल्स में दोनों में सेम नहीं होती है, क्योंकि ब्रेथ जो है वो अगर यहाँ पे लेंथ जो है वो अगर 7 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ ऑब्वियसली कि वो उसकी मतलब उसका हाफ होती है या उससे कम होती है, मतलब कि इक्वल नहीं होती है। इक्वल जो है वो सिर्फ किस सेंस में होती है, जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है वो दिस थिंग इज़ रॉन्ग। अगर हम इस चीज़ को देख के भी आइडिया करें तो इस चीज़ को देख के भी आइडिया हो रहा है कि अगर हमारा पेरीमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है, जो कि पूरी शेप का पेरीमीटर होता है, मतलब कि उसमें ब्रेथ भी इंक्लूडेड होती है, उसमें लेंथ भी इंक्लूडेड होती है। अगर यहाँ पे लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली कि यहाँ भी लेंथ जो है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी हो गई 14। तो ये जो है वो सिर्फ इन दोनों की लेंथ हो गई और 28 में से 14 गए तो बाकी 14 बचे, जो कि इन दोनों की ब्रेथ है। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि वो रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी और शेप की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन जो है वो टोटली यहाँ पे फिर रॉन्ग है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 11:7। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंगल इज अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जो है मैंने ऑलरेडी आपके साथ टॉपिक शेयर किया हुआ है सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमने फाइंड क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स और वाई कोई भी दो एंगल्स हैं और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है, इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो उन्होंने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि उन दोनों का हमें रेशो गिवन है, एक्स और वाई का रेशो गिवन है। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि एक्स रेशो वाई इक्वल्स टू 11:7 एंड वी नो कि दिस थिंग इज़ ऑल्सो रिटन लाइक दैट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 11/7। अब हमारे पास जो है वो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। लेट्स से इसको हम कह देते हैं कि ये है इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम अपनी इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 2 में से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x जो है वो अकेला हो जाएगा, y इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 11/7y। ठीक है, अब हम इसको पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो x की वैल्यू, x की जगह हम क्या लिखेंगे 11/7। ठीक है, y प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से जो है वो सिंप्लीफाई होगा ये, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 11y प्लस 7y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम जो है वो हो जाएगा 18y, सॉरी यहाँ भी y है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 18y/7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें यहाँ से जस्ट y की वैल्यू चाहिए तो y को अकेला करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ और जो भी नंबर आएगा अगेन 18 को भी हम इस तरफ मूव करवाएंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें y की वैल्यू मिली 70 डिग्री। मतलब कि हमारा एक एंगल जो है वो पता चल गया, जो कि कितना है 70 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है दूसरा एंगल। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इस y की वैल्यू को चाहें तो इस इक्वेशन में पुट कर दें और चाहें तो इस इक्वेशन में पुट कर दें। आंसर दोनों से सेम आएगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे y भी है और यहाँ पे 180 है। इन दोनों की जब सब्ट्रैक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स से मैं इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर देती हूँ कि x प्लस y कितना है 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पॉजिटिव है, ये इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 में से 70 गए तो यहाँ बचे 110 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, हमें x और y दोनों मिल गए। और अगर हम इसकी शेप में देखें तो शेप इसकी इस तरह से होगी कि लेट्स से अगर हमारा y यहाँ है जो कि कितना है 70 डिग्री है और दूसरा जो हमारा एंगल है जो कि 110 है, जो कि इस साइड है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। और इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, वो 180 ही होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस कैसे होगा कि बिगेस्ट एंगल में से हम स्मॉलेस्ट एंगल को माइनस करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस y कर देंगे हम। तो x जो है वो है 110 माइनस
y जो है वो 70 डिग्री, तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो है हमारे पास बचेगा 40 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। If you like the video, please do share this with your friends and keep connected to my channel. In future, I will share more videos on basic mathematics to higher level mathematics. Thank you and Allah Hafiz.